अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा जंग उतार दो। मुसन्निफ़ा है अफिया आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 2। और किस्त का आगाज़ करने से पहले बता दूं कि मैं जो है ये नाम कल से जो मैंने रीड किया था फर्स्ट एपिसोड में इक्रिमा, क्योंकि उसके नीचे ज़ेर लगी हुई थी, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा अजीब महसूस होता है क्योंकि हमने जो है ये सहाबी का नाम जो है वो अकरमा पढ़ा और सुना है। तो मैं अब इसी ही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ूँगी क्योंकि मुझे इक्रिमा अदा करने में अजीब उलझन सी महसूस होती है। तो चलिए जनाब बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो नीचे लाउंज में दाखिल हुआ। सामने ही जोहा टेलीविज़न के आगे बैठी किसी न्यूज़ चैनल में खोई नज़र आई। उसके एसाब पर खुशगवार सा तासुर पड़ा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल अहवाल हैं। वो खुश दिली से मुस्कुराता उसके सामने चला आया तो वो चौंकी। वालेकुम अस्सलाम अकरमा, थैंक्स गॉड, कम अज़ कम तुम तो घर लौटे। सच हद दर्जे बोर हो गई थी मैं, बस अभी जाने का ही कसद कर रही थी। उसको देखते ही जोहा ने शुक्राना अदा किया। क्यों, बाकी घर वाले कहाँ हैं। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। पापा और मीमी आंटी तफसीर के यहाँ गए हैं, अंकल का बाईपास हुआ है इसलिए। सैफ और रिदा अलबत्ता अपने अपने फ्रेंड्स की तरफ। मैं अचानक आ गई थी, सोचा तुमसे मिल लूँगी, मगर तुम भी नदारद। खैर से कहाँ थे। बस ज़रा अपने दोस्तों में निकल गया था, उसने मुख्तसर जवाब दिया। ले दे के वो तुम्हारे 2.5 दोस्त, एक वली, दूसरा मंसूर और आधा अथर, कुल मिला के 2.5। वैसे उस अथर ने कुछ सेहत पकड़ी या अभी तक सिगरेट नोशी जहर है का चलता फिरता इश्तिहार ही है वो। जोहा को सभी याद थे। हल्का सा ठट्ठा लगाकर इस्तफसार किया। बुरी बात है, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। उसने अपनी हंसी दबाते हुए सरजनिश की। मजाक की क्या बात है, वो है ही ऐसा। जोहा पर असर ना था। तुम्हारे नामदार वली अहद कहाँ हैं। उसने मौजू बदल दिया। अभी अभी साथ सनी को लेकर बाहर गए हैं, पिज़्ज़ा खाने की जिद कर रहा था। और यहाँ दादी ने तुम्हारे लिए निहारी तैयार करा रखी है। निहारी के जिक्र पर उसे सुबह का वाक़या याद आ गया। एक बेनाम सा तनाव उसके चेहरे पर साफ पढ़ा जाने लगा था। जोहा ने इस तजाब से कुछ पूछना चाहा ही था कि हाथों में ड्राई फ्रूट की थाली लिए दुर्रे मखनून उनके पास चली आई थी। वो गालिबन अपने ही ध्यान में थी, जब यह अकरमा को देख ही नहीं सकी। चौंकी तो जब जब जोहा के पास पहुंचकर दाएं जाने बैठे अकरमा पर नज़र पड़ी। थैंक्स दूरी, प्लीज़ बैठो। जोहा उसकी जानिब मतवज्जा हुई तो शाइस्तगी से कहकर अपने पास जगह बनाई। नहीं, वो मुझे। दुर्रे मखनून अटक सी गई थी। जोहा ने उसकी घबराहट का नोटिस ना लेते हुए ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, तुम इस घर की मुलाजमा नहीं हो। ऐसी अपनायत भरी डांट पर दुर्रे मखनून होंठ काटने लगी। अकरमा खामोश बैठा दोनों को देख और सुन रहा था कि जोहा को अचानक तारुफ कराने का ख्याल आया। बहरहाल, इससे मिले। यह अकरमा है, मेरा फ़र्स्ट कज़न और एक बहुत अच्छा दोस्त। मुझे यकीन है इससे अभी तक तारुफ तो नहीं हुआ होगा तुम्हारा। जोहा के लहजे में यकीन था। वो सर झुकाकर रह गई। और अकरमा, ये है मेरी स्वीट खालाजाद दुर्रे मखनून। जानते हो, इंटर में पूरे बोर्ड में दूसरी पोजीशन ली थी इसने। कराची आकर अलबत्ता सिलसिला तालीम टूट गया है, मगर मैं तो कहती हूँ इससे कि आगे एजुकेशन कंटिन्यू करे अपनी। अरे भाई, आजकल महज इंटर की भी कोई वैल्यू है। ये तो ठीक नहीं कि इंसान तालीम अधूरी छोड़ दे। अकरमा ने उसे देखते हुए संजीदगी से कहा। वही तो, माशाल्लाह से बेहद ज़हीन है अपनी दुरी। हमारे ख़ानदान का नाम रोशन किया है इसने, जोहा ने फ़ख्र से कहा। अकरमा ने देखा दुर्रे मखनून के चेहरे पर कई साए आकर गुजर गए। बड़ी ज़ख्मी नज़रों से उसने जोहा को देखा था। क्या सब्जेक्ट थे आपके। उसकी सरासीमगी महसूस करने के बावजूद उसने कसदन सवाल कर लिया था। आई कॉम किया है मैंने। ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर खासे मेकान के अंदाज में जवाब दिया था उसने। तुम्हारे ही कबीले की है ये भी। कामरस ही ओढ़ना बिछोना था इसका, जोहा ने बात बढ़ाते हुए कहा था। वरना दुर्रे मखनून तो मुख्तसर तरीन जवाब देकर चुप हो गई थी। ये अकरमा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसने आई कैप से सीए किया था और आज वहीं ऐसे लेक्चरार अपॉइंट हुआ है। जोहा ने दोनों के दरमियान खामोशी महसूस करके दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ किया। वैसे आगे क्या इरादा है तुम्हारा। सिर्फ एजुकेशन से ही वास्ता रखोगे या किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करना है तुमने। पापा बता रहे थे गालिबन कहीं से बड़ी हैंडसम सैलरी वाली पोस्ट ऑफ़र हुई है तुम्हें। वो सताइशी लहजे में इस्तफसार कर रही थी। दुर्रे मखनून ने हसरत भरी नज़र से उसे देखा। कभी ऐसे ही किसी मुकाम पर पहुंचने के बड़े बड़े ख्वाब देखे थे उसने। हाँ, ऑफ़र तो स्टेट्स में भी हुई थी। जिस फर्म से इंटर्न किया था उसी ने ऑफ़र की थी, मगर मुझे यहाँ वापस आना है, ये तय था। पता है मुझे, जोहा मुस्कुराई थी।
اور رہ گئی پروفیشن کی بات تو آئی کیپ میں کل سے جوائن کر رہا ہوں، ساتھ میں شام کی بھی 2 کلاسز لینے کا ارادہ ہے، کل اسی سلسلے میں گیا ہوا تھا میں۔ ارادہ تو اچھا ہے، زحا سمیت در مکنون بھی متاثر ہوئی تھی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ اس کی ناتمام حسرتیں جیسے دھیمی آنچ پر سلگنے لگی تھیں۔ بہانہ بنا کر اٹھتے ہوئے اس نے قصداً اکرما کی طرف نہیں دیکھا تھا جو اسے گہری نظروں سے گویا تول رہا تھا۔ دادی کہاں ہے؟ بلا ارادہ اکرما نے اس سے سوال کیا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ جی وہ شاید اوپر ہیں۔ جواب دے کر وہ رکی نہیں تھی۔ اکرما نے سادگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ چائے بہت اچھی بناتی ہے دوری، تمہیں پسند آئے گی، زحا نے جیسے اسے متوجہ کیا تھا۔ بناتی تو وہ سبھی کچھ اچھا ہے، ناشتہ، لنچ اور شاید ڈنر بھی، شاید اسی لیے بٹلر کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ زحا چونک سی گئی اور جب بات سمجھی تو بے اختیار نظر چراتے ہوئے چینل بدل دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے زحا؟ میں بہت ان ایزی فیل کر رہا ہوں۔ زحا کا گریز محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ کہہ گیا تو زحا بھی شرمندہ سی اسی کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ کیا کریں اکرما؟ میمی دوری کے معاملے میں ہم سب کی توقع سے بڑھ کر تنگ دل ثابت ہوئی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہ اپنے والدین کی اکلوتی لاڈلی اولاد تھی۔ 17 سال کی تھی جب بورڈ میں پوزیشن لی تھی اس نے، اور پھر ایک سانحے کے بعد جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ پچھلے 3 سال سے وہ اس گھر میں ہے اور میمی نے اسے گھر کی ملازمہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ شی از جسٹ 20، مگر کسی 40 سالہ عورت کی طرح میچور ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ جو اس نے سیکھا ہے نا، یہاں آ کر دادی سے بھی سیکھا ہے کہ شاید اسی طرح میمی اس کے وجود اور اس کی مجبوریوں کو قبول کر لیں اور اسے اس گھر میں 2 وقت کی روٹی اور محبت میسر آ جائے۔ اس ایک چھت کے لیے وہ کیا کیا سہ رہی ہے کیا بتاؤں۔ پہلے ہی اس سانحے نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہے، اس پر یہ گھٹن زدہ ماحول۔ زحا جیسے افسردہ سی ہو گئی۔ مگر میمی اس کے ساتھ ریعت کرنے کو تیار نہیں۔ صوفی خالہ نے جو زیادتی ان کے ساتھ کی اس کا بدلہ وہ لاشعوری طور پر در مکنون سے لے رہی ہیں۔ اس بات پر میمی سے میرے تعلقات کافی کشیدہ رہے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں میمی سے بہت جھڑپیں ہو چکی ہیں میری اور پاپا کی، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میری ہمدردی اس کے کسی کام کی نہیں۔ وہ ہیرا لڑکی دوسروں کے کیے کا تاوان ادا کر رہی ہے، حالانکہ جن حالات کا وہ شکار رہی ہے اس سے تو ہمدردی ہونی چاہیے میمی کو، مگر وہ تو اس حادثے کا ذمہ دار بھی اسے ہی ٹھہراتی ہیں۔ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے کہا تو اکرما کے چہرے پر تند تاثرات اتر آئے۔ مگر یہ کوئی انسانیت نہیں زحا۔ مجھے نہیں معلوم در مکنون کے ساتھ کیا سانحہ ہوا، مگر یہ کیا کم ہے کہ اپنے والدین سے محروم ہو کر یہاں دوسروں کے در پر آ پڑی ہیں۔ کیا ایک بے سہارا لڑکی کے ساتھ ایسا ناروا سلوک ہمیں زیب دیتا ہے؟ وہ اس وقت بہت خفا لگ رہا تھا، ناگواری اس کی ذہین آنکھوں سے عیاں تھی۔ یہی تو وہ نکتہ ہے جو میمی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم تو انہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئے۔ پاپا کا تو تمہیں پتہ ہے آج تک میمی سے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر دوری کے معاملے میں وہ جتنی اس کی حمایت کرتے ہیں میمی کی تنگ دلی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوری نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کی طرفداری کرنی چھوڑ دوں۔ وہ میمی کا ہر حدت آمیز تحقیر بھرا رویہ خاموشی سے برداشت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ ہم بھی اس کا دفاع نہ کریں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کسی بھی اچھائی کی امید ہی چھوڑ دی ہے۔ زحا در مکنون کے لیے اس قدر حساس ہوگی اکرما کو اندازہ نہ تھا۔ دوسرے در مکنون نے جس طرح خود کو حالات کے تھپیڑوں کے حوالے کر رکھا تھا اس پر وہ خاصی مایوس بھی تھی۔ اکرما چند ثانیوں کے لیے چپ سا رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے، لاؤنج کے کھلے دروازے سے سعد اور سنی داخل ہوتے نظر آئے تو دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اکرما اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سعد نے خوش دلی سے اس کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور دونوں وہیں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ زحا اس دوران چائے لینے خود ہی کچن کی طرف چل دی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں سائرہ بیگم اور ظفر صاحب کی آمد کے ساتھ ہی دادی بھی نیچے اتر آئی تھی۔ سیف اور ردا کی واپسی پر کھانا لگا دیا گیا تھا۔ داماد کی آمد پر ایمرجنسی میں 1-2 ڈشوں کا اور بھی اضافہ کرا دیا گیا تھا۔ اکرما ڈنر ٹیبل پر آیا بھی تو اپنے پسندیدہ کھانے کے ساتھ انصاف نہ کر سکا، مگر ذائقے کا اسیر ہونے سے خود کو بچا بھی نہ سکا اور دل ہی دل میں معترف ہوا۔ در مکنون البتہ پھر باہر نہیں آئی، یوں بھی اس کے پاس کرنے کو بڑے کام تھے۔ کارساز شوٹنگ رینج سے نکلتے وقت اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے، سورج ڈھلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ 25 میٹر کی شوٹ گننگ میں تمہاری پرفارمنس بہت زبردست ہے زاویار، تم سکیٹ اور ٹریپ شوٹنگ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اس کی آج کی کارکردگی سے سرفراز بہت متاثر ہوا تھا۔ مجھے سکیٹ میں دلچسپی نہیں ہے، اس نے بنا رکے سرفراز کو جواب دیا تھا۔ وہ دونوں پارکنگ کی طرف جا رہے تھے۔ مگر کیوں؟ سکیٹ تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ نیشنل اور انٹرنیشنل کمپٹیشن کارساز رینج خود منعقد کراتی ہے۔ آئی ایم شیور یو ول انجوائے اٹ، مگر مجھے کسی سے مقابلہ کرنے کا کوئی شوق نہیں۔
कमाल है। सरफराज ने ताज्जुब से उसे देखा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मुकाबिल किसी का भी टिकना मुश्किल है? सरफराज के तौसीफी अंदाज पर उसे सीने से यकदम जैसे धुआं सा उठता महसूस हुआ। मैंने शूटिंग किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं सीखी, तो फिर किस लिए सीखी? सरफराज की तफ्तीश शुरू हो गई थी। ये मेरा पैशन है। उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आई थी। और अब प्रोफेशन भी, सरफराज ने मुस्कुराकर कहा था। उसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा ली थी। हस्बे मामूल उसके चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ तल्खी भी भरी हुई थी। अच्छा, तो फिर कल आ रहे हो क्लब? बात करते करते वो दोनों पार्किंग तक पहुंच गए थे। मुश्किल है, कल कुछ काम है मुझे। कौन सी नई बात है? सोशल होना तो गोया जहर कातिल है तुम्हारे लिए। सरफराज ने उसे कदरे खफगी से देखा। ऐसी बात नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है और बस, वरना तुम लोगों की कंपनी कौन छोड़ना चाहेगा? उसके अंदाज में ज़रा बराबर तब्दीली नहीं आई थी। सरफराज ने गहरी नज़र उस पर डाली और मज़ीद कुछ कहने का इरादा कर ही रहा था कि ज़ावियर बेसाख्ता बोल पड़ा। ट्रस्ट मी, आई डू। कुछ था उसके अंदाज में। सरफराज ने खुश दिली से जवाबन कहा और फिर कार निकाल ले गया। उसने गहरी सांस भरकर कदम अपनी कार की जानिब बढ़ाए थे कि सेल फ़ोन पर आने वाले टेक्स्ट मैसेज ने मतवज्जा कर लिया। मेरी कार ख़राब हो गई है, प्लीज़ मुझे पिक कर लो। पैगाम शहरीन की तरफ से था। उसे यकदम शदीद कोफ्त ने अपनी लपेट में ले लिया, मगर वो शहरीन को इस तरह रोड पर खड़ा भी नहीं छोड़ सकता था। लोकेशन बताओ। तिल मिलाते हुए उसने जवाब दिया और 10 मिनट की तेज़ ड्राइव के बाद वो वहाँ मौजूद था। थैंक्स अ लॉट ज़वी, अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए। ब्रेक लगते ही शहरीन दरवाज़ा खोलकर अंदर आ बैठी थी। ज़ावियर अंसारी माथे की शिकनों से बेनियाज वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। एक लंबे अरसे के बाद ज़ावियर से मुलाकात हो रही थी। उसने बगौर ज़ावियर को देखा। तुम्हें किस हकीम ने मशवरा दिया था कि तुम कार ड्राइव करो? बेसिक रिपेयरिंग तक तो आती नहीं तुम्हें, ड्राइवर साथ क्यों नहीं रखती हो तुम? वो बुरी तरह भड़का था। अरे वाह, ड्राइवर रखना होता तो आगा जान से छुपकर ड्राइविंग क्यों सीखती? अच्छी भली कार चल रही थी, बस अचानक फ्यूल ख़त्म हो गया तो फिर भला क्या करती? तुम्हें ही बुलाना पड़ा। शहरीन के चेहरे की शोखी उसे सख्त जहर लग रही थी इस वक्त। मुझे बुलाने के बजाय किसी पेट्रोल पंप से जाकर कुछ पेट्रोल लेकर आना चाहिए तुम्हें, और फिर उसे छिड़क कर कार को आग लगा देती तो बेहतर था। वो किस बुरी तरह खोला था, और चूंकि शहरीन के लिए ये सब तवक्को के मुताबिक था, इसलिए इत्मीनान से बैक व्यू मिरर में देखते हुए लिपस्टिक को दुरुस्त करती रही। तुम चैन से घर नहीं बैठ सकती? हालात देखिए हैं शहर के। इस माहौल में एक लड़की को क्या अकेले निकलना चाहिए घर से? वो चिराग पा था। शहरीन ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। दिन का वक्त है ज़वी, मैं कौन सा लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी, वो भी अकेले, जो तुम इतना खफा हो रहे हो। हर बात मजाक नहीं होती शहरीन। तुम्हारी इन बचकाना हरकतों के नताइज संगीन भी निकल सकते हैं। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? लड़कियां घर में ही महफूज होती हैं, अपनों के साथ और बस। उसका गुस्सीला लहजा तफक्कुर और गहरी सोच से अट गया था। तो हूँ ना मैं तुम्हारे साथ, महफूज, सिक्योर्ड। शहरीन के चेहरे पर यकलख्त दोस्ताना तबस्सुम बिखर गया था। उसके किसी अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो 3 साल बाद मिले हैं। जवाबन ज़ावियर अंसारी ने ज़रा सा रुख मोड़कर तुंद नज़रों से उसे देखा। ये दौर अंधा एतमाद करने का नहीं है। बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है, समझी तुम? उसका लहजा गहरा हो गया था। हाँ, तो जब साया तक साथ छोड़ देता है तो फिर इंसान को अकेले ही सफ़र कर लेना चाहिए। ख्वाम का एक बॉडीगार्ड साथ लिए फिरने का क्या फ़ायदा, है ना? शौकी से उसकी बात का उल्टा जवाब देते हुए उसने मासूमियत से इस्तफसार किया था। ज़ावियर ने कोई जवाब ना दिया और लब भींचे ड्राइव करता रहा। लिहाजा मेरे ख्याल से लड़कियों को मार्शल आर्ट टाइप कोई चीज़ सीखनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसे कि टाइक्वांडो। शहरीन उसे खामोश पाकर फिर शुरू हो गई थी। पता है, नीली भी टाइक्वांडो कर रही है आजकल। ये नीली न जाने कौन थी? ज़ावियर ने भवें सुकेड़कर ज़रा की ज़रा शहरीन पर नज़र डाली। नीली, आई मीन नीलोफर। वो फ्रेंच क्लास में मिली थी मुझे। 3 हफ्तों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। उसी ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं टाइक्वांडो ज्वाइन करूं। मम्मा से बात की है मैंने, बस अब आगा जान की इजाज़त दरकार है, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। खुद से जुड़े लोगों को खुशी देने की आदत नहीं उन्हें। तुम किसी भूल में ना रहना। आगा जान के नाम पर उसका हलक तक कड़वा हो गया था। जहरखंद लहजे में गोया हुआ। जी नहीं, अब ऐसे भी बुरे नहीं हैं वो। तुम्हें तो बिला वजह की खफकी हो गई है आगा जान से। हालांकि उन्होंने तुम्हारी हर बेजा जिद हमेशा मानी। तुम्हारी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी वो कभी नज़रअंदाज नहीं करते थे। यकीनन इसी रवैये ने तुम्हारा दिमाग ख़राब किया। जभी तो पहली बार उनके इनकार पर उन्हें छोड़कर तुम यहाँ चले आए। बहुत नाशुक्रे हो तुम ज़वी। शहरीन उसके कशीदा तेवर देखने के बावजूद बोलने से बाज ना आई थी। इट्स नॉट योर हेडिक।
जवाबन वो फिर से भड़का था। सिर्फ मेरा नहीं, तुम तो पूरे अंसारी ख़ानदान का हेडिक हो, समझे तुम। शहरीन पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं था। वो उसी तरह शोखी से मुस्कुराते हुए बोले गई थी, अब एक लफ्ज़ ना बोलना वरना तुम्हें यहीं रोड पर उतार दूंगा। डू यू गेट दैट? यकदम कार को ब्रेक लगाते हुए वो कुछ ऐसे गुस्से से बोला कि शहरीन चंद सानियों के लिए उसे देखती ही रह गई। गुजरे सालों में जावियर कितना बदल गया था। उसने जावियर अंसारी के चेहरे पर अपनाइयत तलाश करनी चाही, मगर कामयाबी नहीं हुई। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी से गुजरे। उसके खामोश हो जाने पर कार दोबारा स्टार्ट कर ली गई थी। मेरा पोस्टमार्टम कर लिया हो तो कार से उतर जाओ, घर आ गया है तुम्हारा। ज़रा देर बाद करख्त लहजा में उसे पुकारा तो शहरीन ने दहल कर नाराज़गी से उसे घूरा। कितनी फजूल बातें करने लगे हो ज़वी, अल्लाह ना करे। क्यों? वो तमस्खराना अंदाज से हंसा था। मौत से इतना डरती हो? सुलगते लहजे में इस्तफसार करता जावियर अंसारी उसे हैरान कर गया। अपनी मौत से तो नहीं, हाँ मगर अपनों की मौत से ज़रूर डर लगता है। खिलाफ मिजाज शहरीन यकबयक संजीदा हो गई थी। मगर तुम्हें नहीं लगता ना ज़वी, तुम्हें शायद कोई फ़र्क नहीं पड़े अगर तुमसे तुम्हारा कोई अपना छूट जाए तो। उसका जुमला था या जहन में बुझा तीर। जावियर ने खुद को गोया ज़ख्मी होता महसूस किया। उतरो भी अब। बहुत ज़ब्त से काम लेते हुए उसने शहरीन के फ़िक्रे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था। यूँ लग रहा था जैसे सांस सीने में घुट रही हो। उसकी आंखें गैर मामूली हद तक सुर्ख हो रही थीं। तुम भी आओ ना ज़वी, मम्मा से नहीं मिलोगे? उसके दिलो दिमाग में उभरते तूफान से लाइलम शहरीन दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए पूछ रही थी। लहजे में उम्मीद का रंग गालिब था। नहीं। जावियर का अंदाज हतमी था, जिस पर शहरीन ने उसे बड़ी हैरत और दुख से देखा। आज नहीं, फिर कभी आऊँगा। कुछ था शहरीन की निगाहों में, उसे मुरव्वत से काम लेना ही पड़ा। उसने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो फिर दिन काफ़ी तेज़ी से गुजरते चले गए। सुबह वो आई के अब जाता, वापसी में घर आकर थोड़ा रेस्ट करता और फिर शाम को फिर से 2 क्लासेस लेता। नया नया रूटीन था, इसलिए उसमें एडजस्ट होते हुए वो दुर्रे मखनून को जुज़वी तौर पर जैसे भूल ही गया। ना ही वो दोबारा उसे नज़र आई। सायरा बेगम से उसने नरम लफ्ज़ों में माजरत कर ली थी कि उसके कामों के लिए किसी को भी ज़ेरे बार ना किया जाए। क्यों बेटा, दुर्रे मखनून ने कुछ गलत कर दिया है? सायरा बेगम ने फ़ौरन सवाल दागा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको तो पता है कि मुझे आदत नहीं है कि कोई मेरी चीज़ें छुए। मैं अनईजी हो जाता हूँ। होपफुली आप मुझे अंडरस्टैंड करेंगी, उसने बात क्लियर करते हुए कहा। आई अंडरस्टैंड बेटा, मगर कोई भी काम हो तुम उसे कह सकते हो। उन्होंने गोया दरिया दिली का मुजाहरा किया था। थैंक्स। फीकी सी मुस्कुराहट समेत वो वहाँ से चला आया था। तहाँ उसे सायरा आंटी की इस गिरावट पर सख्त अफसोस होता रहा। उस रोज़ इतवार था, मगर आम दिनों की तरह आज भी उसकी आंख सुबह ही खुल गई थी। कुछ देर तो वो बिस्तर पर लेटा आज के दिन का लायहा अमल सोचता रहा, फिर उठकर किचन में आ गया। अक्टूबर के महीने की मखसूस खून की महज सुबह को ही अपने वजूद का एहसास दिलाती थी। कॉफ़ी का मूड हो रहा था। उसने खुद ही अपने लिए 1 कप स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बनाई और टेरेस पर चला आया। ठंडी ठंडी हवाएं खासी खुशगवारियत समेटे हुए थीं। वो मस्ताना हवाओं से लुत्फ लेने लगा। कुछ देर इस छेड़छाड़ से महजूज होते गुजरी कि अचानक पीछे लॉन की तरफ नज़र पड़ी। लेमन कलर कॉटन के सूट पर काली गरम शाल लिए वो दुर्रे मखनून ही थी। पिछले लान में अकरमा और जोहा ने स्कूल के ज़माने में लव बर्ड्स और ऑस्ट्रेलियन तोतों के बड़े बड़े 3 पिंजरे लाकर रखे थे। शुरू में तो जोहा ने उसका साथ दिया और तोतों की देखभाल की, मगर धीरे धीरे जोहा की दिलचस्पी ख़त्म होती गई और ये काम अकेले उसके सर पर आ गया। बाद में उसने भी सारे तोते आज़ाद कर दिए थे कि वक्त की किल्लत के बायस वो अपना शौक़ बरकरार नहीं रख सकता था। लेकिन आज वो फिर तोतों से भरे हुए थे। दुर्रे मखनून पिंजरों में पानी और दाना रखने के बाद लॉन में बिखरे पत्ते समेट रही थी। खिज़ा रसीदा पत्तों में घिरी दुर्रे मखनून भी खिज़ा का ही कोई हिस्सा लग रही थी। अकरमा की नज़रों का इर्तिकाज़ भी उसे मतवज्जा नहीं कर सका था। वो खुद में इस तरह गुम थी कि अपने इर्द गिर्द से यकसर बेनियाज थी। कुछ लम्हे इसी तरह बीते कि अचानक वो उठकर अंदर चली गई। अकरमा का मिसमरेज़म जैसे यकदम टूटा था। कॉफ़ी का मग होंठों से लगाया तो पता चला कि कॉफ़ी तो कब की ख़त्म हो चुकी। वो सर झटक कर अंदर चला आया। दादी के कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने अंदर झांका, वो गालबन वाशरूम में थी। वो एक बार फिर किचन की तरफ चल दिया। अभी वो अंडे फेंट ही रहा था कि दादी अंदर दाखिल हुई। अरे अकरमा, इतने सवेरे जाग गए तुम? दादी हैरान सी उसके पास आ खड़ी हुई। बस दादी, खुद ही आँख खुल गई तो सोचा क्यों ना आपके और अपने लिए नाश्ता बना लूँ। क्यों खुद को थकाते हो बच्चे? उधर दुर्रे मखनून नीचे नाश्ता बनाने लगी होगी। उसके हाथ से प्याज और छुरी लेते हुए उन्होंने कहा था, मेरी अस्थमा की तकलीफ अब बहुत बढ़ चुकी है, मैं किचन में काम नहीं कर पाती। दुर्रे मखनून को भी किचन के बाहर से खड़े होकर हदायत दे देकर कुकिंग करनी सिखाई है। मेरी मजबूरी है बेटा, मैं तो खुद उस बच्ची को देख देख कर कूटती हूँ। दादी शर्मसार थी,
बेचारगी से सफाई देने लगीं। प्लीज़ दादी, मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, मगर सच कहूँ मुझे इस तरह एक बेसहारा इंसान को माले मुफ्त की तरह बरतना बहुत नागवार गुजर रहा है। उसका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह था। उसे सहारा देने के लिए ही तो मुज़फ़्फ़र मियाँ यहाँ लाए हैं बेटा। मैं मानती हूँ कि सायरा का रवैया बदसलूकी के ज़ुमरे में ही आता है, मगर यह भी सच है ना बेटा कि एक लड़की को अपने घर में पनाह दी है उन्होंने, ज़िम्मेदारी ली है उसकी। दुर्रे मखनून को यहाँ प्यार मोहब्बत ना सही, पनाह तो मिली हुई है ना बेटा। और वो बच्ची नाशुक्री नहीं है, अपने मोहसिनों के एहसान को मानती है वो। इस घर के काम खुद उसने अपनी मर्ज़ी से अपने सर लिए थे, और अब जबकि सायरा उसकी आदी हो गई हैं तो उन्होंने किचन के मुलाजिम बरतरफ कर दिए। दादी आज बहू बेटे की हिमायत में बोल रही थी, मगर उनका लफ्ज़ लफ्ज़ सच्चाई से भरा था। तुम्हें नहीं मालूम बेटा, जोहा और मुज़फ़्फ़र मियाँ किस कदर ख्याल रखते हैं दुर्रे मखनून का, मगर वो खुद को मसरूफ़ रखना चाहती है, इसीलिए किसी न किसी काम में लगाए रखती है खुद को। हाँ, मगर इसका यह मतलब भी नहीं कि पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाए। आखिर चचा जान उनकी तालीम दोबारा क्यों नहीं शुरू करा देते। कई बार सोची हुई बात लबों पर आ गई थी। वो बहुत कंसर्न लग रहा था। जवाबन दादी ने गहरी सांस खींचकर उसकी तरफ देखा। वो उनकी तरफ ही मतवज्जा था। कहा है मुज़फ़्फ़र मियाँ ने कई बार, मगर जोहा तो गुजरे हुए सालों में 2 बार दाखिला फार्म भी ला चुकी है उसके लिए, मगर वो जो पूरे बोर्ड में दोयम आई थी, एक हादसे के बाद से टूट फूट गई है। आज़र्दगी से कहते हुए दादी ने हकीकत बयान की थी। दुर्रे मखनून के साथ क्या हुआ था दादी? आंखों में दर्द सवाल लबों तक आ गया था। दादी ने कुछ बेचैनी से उसकी तरफ पीठ मोड़ कर चाय की पत्ती उठा ली, और इससे पहले कि वो कुछ कहती सीढ़ियों पर किसी की आहट सुनाई दी। दादी बर्क की तेज़ी से बाहर निकल गई थी। जिस तरह वो उसके सवाल को नज़रअंदाज करके गई, उसे पुख्ता यकीन हो गया कि वह दुर्रे मखनून के माजी को किसी ऐसे भयानक हादसे ने असीर किया है कि जिसके तस्वुर से ही सब लर्ज़ जाते हैं और उसके बारे में बात करने से घबराते हैं, गुरेज़ा हैं। आमलेट तैयार हो गया था। उसने टोस्टर में से सीके हुए टोस्ट निकाले और नाश्ते की ट्रे उठाकर बाहर निकल आया। आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है किचन में जाने से, फिर भी आपने किचन का काम किया। मैं बना रही थी ना आपके लिए नाश्ता। नीचे तो सब अभी सो रहे हैं, आप नीचे नहीं आई तो मैं आपके लिए ऊपर ही नाश्ता ले आई। दुर्रे मखनून की भीगी भीगी सी मुतफक्किर आवाज़ ने किचन से बाहर आते अकरमा की तवज्जो जज्ब कर ली। नहीं बेटा, मैं तो बस। दादी कुछ कहते कहते रुक गई। अच्छा अब छोड़िए और ये लीजिए आपका पोरिज। लाउंज में रखी टेबल पर ट्रे रखते हुए दुर्रे मखनून ने बड़ी अपनायत से उन्हें पुकार लिया था। अकरमा ने महसूस किया कि बाकी लोगों से वो मेकान के अंदाज में बात करती है, मगर दादी के साथ उसका अंदाज बड़ी अपनायत और इस्तेहकाक से भरपूर था। दुर्रे मखनून उसकी आमद से बेखबर है, इसलिए वो कसदन गला खंगार कर खुद भी वहीं चला आया, और वो जो उसकी मौजूदगी से लाइलम किसी कदर रिलैक्स खड़ी थी, यकदम खुद में सिमट सी गई। सुबह बखैर, खासे मगन से अंदाज में कहता अकरमा सोफे पर जा बैठा था। अपनी ट्रे भी वहीं टेबल पर रखती जहां दुर्रे मखनून ने दादी के नाश्ते वाली ट्रे रखी थी। एक तो उसकी मौजूदगी, उस पर प्राह रास्त किए जाने वाले सलाम से वो सटपटा सी गई। बैठ जाओ बेटा, दादी ने उसकी कैफियत नोट कर ली थी, मगर एक घर में रहते हुए वो अकरमा से कब तक छुप सकती थी। 3 साल पहले जब वो इस घर में आई थी, जब भी घर के तमाम मर्दों की मौजूदगी उसे इसी तरह सहमा दिया करती थी, ताहम आहिस्ता आहिस्ता वो मुज़फ़्फ़र साहब, सैफ और साद भाई से मानूस होती गई। अलबत्ता मुखातिब वो अभी भी किसी से नहीं होती थी। किसी ने कुछ पूछा तो मुख्तसर जवाब देकर वहाँ से भाग खड़ी होती। नहीं, मुझे वो दरअसल घबराहट की वजह से समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। दादी की तरफ बेचारगी से देखती दुर्रे मखनून अकरमा के ऐन सामने मौजूद थी। आपने नाश्ता कर लिया है? अभी वो उसे तराशने की कोशिश में ही थी कि अकरमा ने यकदम सवाल कर लिया। जी वो मैं, अभी मुझे कुछ काम। सुबह नाश्ते से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं होता। जिस्म की मशीनरी को नाश्ते से ही एनर्जी हासिल होती है। आप यहाँ बैठिए, मैंने दादी के लिए भी ऑमलेट बनाया था, भूल गया था। दादी अंडा नहीं लेती। एनीवे आप उनके लिए नाश्ता बना लाई हैं तो अच्छा है। अब दादी के हिस्से का नाश्ता आप करें। आइए बैठिए। बड़े सादा से अंदाज में कहता अकरमा उसे शशोपंज में डाल गया। दादी भी ताइदी नज़रों से उसे देख रही थी। मैंने कहा ना यहाँ बैठिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है और मुझे ठंडा ऑमलेट बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा खासा तहकुमाना अंदाज था। दुर्रे मखनून एक झटके से किसी मामूल की तरह सामने वाले सोफे पर बैठी तो एक मुबहम से मुस्कुराहट अकरमा के संजीदा चेहरे को छू गई। दादी ने दुर्रे मखनून की प्लेट में नाश्ता निकाल दिया था, जिसे वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हद दर्जे बेदिली से खाने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बांधकर किसी जालिम जल्लाद के सामने बिठा रखा हो। आखिर अकरमा को खुद उसकी हालत ज़ार पर तरस आया। नाश्ता हो गया है आपका? अचानक इस्तफसार हुआ था। दुर्रे मखनून के हाथ से नवाला छूटकर प्लेट में जा गिरा। अकरमा ने एकदम गहरी संजीदगी और तशवीश से उसकी तरफ देखा। कोई बात नहीं बेटा,
यकदम दादी ने आगे बढ़कर दुर्रे मखनून के कंधे पर हाथ रखा। वो बेइख्तियार उनका हाथ थाम गई। आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप मतवज्जा नहीं हैं, अकरमा ने रसानियत से कहा तो उसके हवास बमुश्किल कायम हुए। मैं चलूँ? खड़े होते हुए दुर्रे मखनून ने बड़ी बेचारगी से दादी की तरफ देखा था। हाँ बेटा जाओ, उन्होंने उसकी पुश्त थपथपाकर कसदन मुस्कुराकर कहा तो वह झुककर बर्तन उठाने लगी। बर्तन रहने तो असगरी ले आएगी, तुम जाओ, और हाँ दूध गर्म करके पियो, समझी? देखो तो दिन ब दिन किस कदर कमज़ोर होती जा रही हो। दादी की अपनायत पर एक बार फिर उसकी आंखें जलथल होने लगीं, जिन्हें छुपाते हुए वह अकरमा की साइड से निकलकर जाने लगी थी कि वो भी साथ ही उठ खड़ा हुआ। दुर्रे मखनून ठिठक गई। सामने किचन में दूध रखा है, जाकर गर्म करें और यहाँ दादी के पास बैठकर पिएं। और दादी मैं नीचे स्टडी में जा रहा हूँ, कुछ काम है, चचा जान जाग जाएं तो बता दीजिएगा मुझे। दुर्रे मखनून को हदायत देकर उसने रुख दादी की तरफ फेरा और उन्हें बताकर नीचे चला आया। अंदाज ऐसा था जैसे दुर्रे मखनून उसकी कोई स्टूडेंट हो। वो कुछ हक्का बक्का सी रह गई थी। सवालिया नज़रों से दादी को देखा। ठीक कह रहा है वो, जाओ बेटा दूध गर्म कर लाओ। लिहाजा दादी के कहने पर दूध गर्म किया और लेकर वापस लाउंज में चली आई। शाबाश बेटा, देखो अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। ज़िंदगी कम खाने से ख़त्म नहीं हो जाती बेटा। कमज़ोर जिस्म बीमारियां गले लगा लेता है तो फिर जीना और भी दुश्वार हो जाता है। तुम समझ रही हो ना? लड़की ज़ात हो, खूब खाया पिया करो। उसकी पुश्त मोहब्बत से थपथपाते हुए वो उसे समझा रही थी। और हाँ, अकरमा से खौफसदा मत हुआ करो, बहुत नरम दिल और नरम गुफ्तार है वो, बस ज़रा साफ को है। तुमसे उसने इसी तरह बर्ताव किया है जैसे सैफ और रिदा के साथ करता है। तुम परेशान मत होना, अपने घर के हर फर्द के लिए वो इसी तरह फ़िक्र में रहता है। तुम्हें भी नसीहतें करता रहेगा, तुम बुरा मत मानना। घर के अफराद के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, मगर मैं कौन हूँ इन सब की, इस घर की? किसी से भी क्या ताल्लुक़ है भला मेरा? घूंट घूंट करके गर्म दूध ज़बरदस्ती अपने अंदर उंडेलते हुए वो जहनी तौर पर न जाने कहाँ भटक रही थी। दादी ने उसकी अदम मौजूदगी महसूस की तो अफसुर्दगी से उसे देखने लगी। अरे इतनी जल्दी वापस आ गई तुम? मैमूना बेगम ने दरवाज़ा खोलते ही हैरत से सवाल किया था। जी, जवाब में उसने सारी बात कह सुनाई। देखा तुमने, मना भी किया था ना मैंने तुम्हें कि अकेले मत जाओ कार लेकर। ओफ़ो मम्मा, अकेले ड्राइव करने के बहुत से फ़ायदे हैं, कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे में। वो हंसते हुए मज़े से बोलती अंदर आ गई थी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मज़ीद कॉन्फिडेंस की, जो पहले से है वही दर्द-ए-सर काफ़ी है मेरे लिए, मैमूना बेगम ने झिड़कते हुए कहा तो वो मुंह बनाकर उन्हें देखने लगी। बहरहाल आई कैसे हो? कोई कैब हायर की थी? नहीं, पता है मम्मा, सवी ने ड्रॉप किया है मुझे, बहुत खुशी से बताया उसने। सवी? मैमूना बेगम ने हैरत से बेटी को देखा था। वो कहाँ मिला तुम्हें? कैसा है वो? मैसेज टेक्स्ट करके बुलाया था उसे मैंने। माँ की हैरत भरी खुशी पर उसने फ़ख्र से अपना कारनामा कह सुनाया, जिनकी डांट डपट में कितनी अहम बात बतानी तो रह ही गई थी। और आपकी इतला के लिए ठीक ठाक है वो। पहले महज नीम चढ़ा था, अब कड़वा करेला भी हो गया है, बल्कि ड्रैगन कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। बाकायदा मुँह से शोले निकलते हैं मौसूफ़ के। उसका रवैया याद आने पर बुरा सा मुँह बनाया था उसने। मैमूना बेगम ने उसे कुछ ना समझने वाले अंदाज से देखा। तुम उसे घर के अंदर तो बुलाती, बच्चा बाहर से ही चला गया। उन्हें भला का अफसोस हुआ था, कितने दिन बाद वो देख पाती उसे। कैसे बुलाती जिल्ले इलाही को, जान की अमान पाती तो कुछ अर्ज़ करती आली जा की जनाब में। खासा पुरजलाल लहजा था उसका। एंड बाय द वे ममा, आपका वो बच्चा पूरा ऊद बुलाऊ बन चुका है, बात बात पर काटने को दौड़ता है अब वो सुलग कर बोली। क्या मतलब? मतलब ये कि वो एक लम्हे के लिए जैसे सोच में पड़ गई। सभी बहुत बदल गया है मम्मा, वो पहले जैसा रहा ही नहीं। उसकी फिजीक, उसका अंदाज सब चेंज हो गया है। आप उसे देखें तो पहचाने ही नहीं, लगता है जैसे जिम कर फिटनेस करता है वो। पहले क्लीन शेव होता था, अब किसी नाकाम आशिक की तरह हल्की हल्की शेव बढ़ा ली है उसने। और मिजाज तो जैसे आतिश फिशां। वो खुद भी हैरान थी। सावियार से आज की मुलाकात ने उसे अभी तक मुताज्जब कर रखा था। वक्त के साथ साथ इंसान में फ़र्क आता ही है। तो बहुत दिन बाद भी तो मिली होना उससे, तो क्या बहुत दिन ना मिलने से इंसान तब्दील हो जाता है? माँ की बात पर उसने इस्तफामिया अंदाज में पूछा था। फिर उनके बोलने से पहले ही नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं मम्मा, लगता है जैसे आगा जान से ही नहीं वो हम सबसे खफा है। ठीक हो जाएगा वो भी, गुजरते वक्त के साथ बड़े से बड़ा तूफ़ान भी थम जाता है। नाखून कभी गोश्त से जुदा हुआ है? अब देखो ना, आज तुमसे भी तो मिल लिया है वो। मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता आगा जान और शहरयार भाई से भी दिल साफ़ हो जाएगा उसका। मैमूना बेगम बहुत पुरउम्मीद और खुश थीं। शहरीन ने माँ की बात पर सर हिलाकर उन्हें देखा, जिनकी उंगलियां अब लाहौर का नंबर मिला रही थीं, जो ये खुशखबरी वो जल्द अज जल्द आगा जान को देना चाहती थी।
और फिर अपना सेल फोन उठाकर खोला को व्हाट्सएप पर मैसेज लिखने लगी। ऑफिस टाइम था इसलिए कॉल करना बेकार था उसे, मगर शाम तक सब्र भी कैसे किया जा सकता था। फिर तो जैसे रूटीन ही बन गया। हर संडे सुबह वो अपना नाश्ता खुद बनाता। इस दौरान दुर्रे मखनून दादी के लिए पोरिज बना लाती तो ज़बरदस्ती उसे भी नाश्ता में शरीक कर लेता। नाश्ता करें और दूध पी लें साथ में। सेब काटें और हाँ, छिलके समेत खाएं। उसके छिलकों में ही तो ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। सुबह सुबह खाली पेट काम नहीं करना चाहिए, ज़रा डटकर नाश्ता कर लें। आपकी उम्र के लोगों को तो ज़्यादा खाना पीना चाहिए, यंगस्टर्स को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं। नाश्ते के साथ साथ की हदायत भी जारी रहती। दुर्रे मखनून शुरू में तो बहुत कंफ्यूज हुई, ताहम आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद पर किसी हद तक काबू पाना सीख लिया। अलबत्ता अभी भी आकर अकरमा उसको बराह रास्त पुकारता तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती थीं। क्या हुआ अकरमा, क्या सोच रहे हो? उस रोज़ अकरमा के पुकारने पर वो जिस तरह हड़बड़ाई, वो एक बार फिर तशवीश में मुब्तला हो गया था। गहरी सोच चेहरे से आया थी। दादी ने इस्तफसार कर लिया। आपका क्या ख्याल है दादी? इंसान इस तरह ज़िंदगी गुजार सकता है जैसे दुर्रे मखनून गुजार रही हैं, बिना मकसद, बगैर ख्वाहिश के? खासा गहरा लहजा था। दादी गोया आह भरकर उसे देखने लगी। ये ज़िंदगी नहीं, ये तो महज एक समझौता है, एक तरह की बेबसी है बेटा। अल्लाह ताला ने जितनी सांसें बंदे के नसीब में लिखी हैं वो तो पूरी करनी ही है ना। रह गई मकसद और ख्वाहिश की बात, तो मकसद तो बारी ताला ने तय कर दिया। अलबत्ता ख्वाहिश खुद इंसान के अंदर फूटनी चाहिए, और दुर्रे मखनून के अंदर सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं। दादी बड़ी उदासी से कहने लगी थी। कुछ ही सालों में बहुत उनसियत हो गई थी उन्हें उस मसलूम लड़की से। मुझे लगता है दुर्रे मखनून को किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, या फिर किसी काउंसलर की जो उनकी नफ्सियाती उलझनों का सिरा ढूंढ सके। क्या आपने नोट किया दादी, वो मुझे देखकर इस तरह खौफज़दा हो जाती हैं जैसे मैं कोई दरिंदा हूँ या फिर जल्लाद जो अभी सर कलम कर डालेगा। इस कदर खौफ व सहम है उनके अंदर कि ये किसी से ठीक से बात भी नहीं कर सकती। कैसे गुजारेंगी ज़िंदगी? वो एकदम संजीदा और मुतफक्किर नज़र आने लगा था। यही तो सोच सोच कर मुजफ्फर मियाँ और मेरी नींदें हराम हैं। ठीक है, हमारा खून नहीं है वो, मगर अब तो इस घर का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो चुकी है वो। मगर क्या करूं बेटा, बहुत समझाती हूँ उसे कि माजी के अंधेरे से निकल आए, आने वाली ज़िंदगी के लिए सोचे, लेकिन उसका जहन तो जैसे एक ही जगह रुक गया है, ठिठक गया है। चचा जान ने नफ्सियाती इलाज के लिए सोचा या कोई कोशिश की कभी? 3 साल पहले यहाँ आने से कबल पूरे 4 माह अस्पताल में इलाज हुआ है, मगर हादसे का ऐसा असर हुआ था उसके जहन पर कि 3.5 माह तक उसकी नफ्सियाती थेरेपीज़ होती रहीं। तब भी अस्पताल से जब मुजफ्फर मियाँ उसे यहाँ लाए, कई माह तक तो उसने यहाँ भी किसी से बात नहीं की। बस सारा सारा दिन बड़ी सी चादर लपेटे एक कुर्सी पर बैठी खलाओं में तका करती थी। दादी ने बताया तो उसे हैरत का झटका लगा। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि सादमिया दफ्तर की तरफ से 6 माह की ट्रेनिंग पर जर्मनी गए तो जोहा इधर ही आ गई। बड़ी जान मारी उसने दुर्रे मखनून को नॉर्मल करने के लिए, और यूँ धीरे धीरे वो अपने खौल से बाहर आने लगी। फिर सनी की पैदाइश के बाद तो जोहा ने गोया सनी उसकी गोद में ही डाल दिया, और यूँ उस नन्हे फरिश्ते की खातिर ही सही दुर्रे मखनून ज़िंदगी की तरफ लौटी। जैसा तुम उसे आज देख रहे हो बेटा, ये तो बहुत बेहतर हालत है इसकी, वगरना इससे पहले गोया जिंदा लाश ही थी वो। दादी से तफसील जानने के बाद वो खासा हैरान हुआ। जब ही कुछ सोचते हुए बोला, वो सब तो ठीक है दादी, दुर्रे मखनून यकीनन पहले से बेहतर ज़रूर होंगी, मगर अभी भी नॉर्मल नहीं। मुझे लगता है चचा जान को इनकी तालीम दोबारा शुरू करा देनी चाहिए। ज़हीन हैं वो, पढ़ाई में यकीनन दिलचस्पी भी रही होगी, जब भी तो पोजीशन ली। अगर इनकी तालीम दोबारा शुरू करा दी जाए तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो अपना खोया हुआ एतमाद दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी। सोच तो तुम्हारी ठीक है बेटा, मगर वो राज़ी हो तब ना। दादी कतरे मायूसी से कहती खड़ी हो गई और जाते जाते मुड़कर बोली, यूँ भी रिदा की शादी में सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, सायरा उसको पढ़ने की इजाज़त यूँ भी नहीं देंगी। वो नागवारी महसूस किए बिना ना रह सका था, ताहम कुछ बोला नहीं। लाउंज में खासी खामोशी थी। वो सैफ को ज़ूलॉजी का जर्नल बनाने में मदद दे रहा था। शाम ढलने को थी कि मुजफ्फर साहब की वापसी भी हो गई। सैफ किताबें समेट रहा था कि वो लाउंज में दाखिल हुए। अस्सलामुअलैकुम, दोनों ने बैक वक्त सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार, क्या हाल हैं? थके थके से अंदाज में अहवाल पुरसी करते मुजफ्फर साहब सामने फ़रोकश हुए तो उसने बगौर उनकी जानिब देखा। गुज़रे 3 सालों में कोई भी इतना नहीं बदला था जितना तगय्युर उसे मुजफ्फर साहब में महसूस हुआ था। पहले से एकदम बूढ़े लगने लगे थे वो। एकदम ठीक पापा, सैफ जवाब देकर बाहर की जानिब बढ़ गया। आज मैच था उसका दोस्तों के साथ। आप सुनाइए चचा जान, कैसे हैं आप? कुछ थके थके से लग रहे हैं। उसने तरद्दुद से सवाल किया तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिए। बस बेटा, बूढ़ा हो गया हूँ,
फिक्रात और परेशानियों ने थका दिया है। कम ऑन चचा जान, ऐसी भी क्या परेशानियाँ। माशाल्लाह से रिदा अपने घर जा रही है। सैफ भी स्टडीज़ में अच्छा है, प्रोफेशनल डिग्री के हसूल के लिए मेहनत कर रहा है और मुझे बहुत उम्मीद है उसे डीएमसी में एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। जोहा और ज़ारा अपने घरों में खुश हैं माशाल्लाह। फिर क्या टेंशन है आपको? हाँ, कहना तो तुम्हारा बचा है बेटा। माशाल्लाह इन चारों की तरफ से तो सुकून हो गया है मुझे। बस फिक्र है तो दुर्रे मखनून की है, उसकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्या होगा उसका? मैं भी कब तक हूँ? मेरे बाद क्या बनेगा उसका? तफक्कुर उनकी आंखों से हुवैदा था। अकरमा को वो बहुत बिखरे बिखरे लगे। जाहिद ने मेरे हाथ में हाथ दिया था उसका मरते वक्त। उसकी अमानत को किसके हवाले करके जाऊँ? दिन रात इसी फिक्र ने अधमुआ कर रखा है मुझे। वो बहुत टूटे हुए लग रहे थे। अकरमा फिक्रमंदी से उन्हें देखता उठकर उनके साथ आ बैठा। हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है चचा जान। इंसान को सिर्फ हौसला करने की ज़रूरत होती है। दुर्रे मखनून को हिम्मत आप दिलाइए। ज़िंदगी किसी के लिए भी रास्ते नहीं बदलती, हमें ही उसके साथ चलना होता है। रेत में सर घुसा लेने से तूफ़ान नहीं थमता। मेरा ख्याल है कि दुर्रे मखनून को मुकम्मल इलाज के साथ बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। आप उनकी तालीम दोबारा शुरू कराइए। मतानत से कहते कहते उसने सलाह दी। वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं बेटा, जोहा ने पहले भी कोशिश की थी। उसकी दिलचस्पी लेने पर वो कदरे खुश हो गए थे। बेचारगी से कहने लगे। कब की बात है ये? सोचते हुए सवाल किया। पिछले साल की। जोहा ही लाई थी उसके लिए कॉलेज का दाखिला फार्म, उन्होंने बताया। पिछला साल गुजरे करीबन 10 माह हो चुके हैं। दादी बता रही थी कि पहले के मुकाबले में दुर्रे मखनून में काफ़ी बेहतरी आई है। आप एक बार फिर ट्राई करें, क्या पता इस बार वो मना ना करें। रह गया कॉलेज जाने का मसला, तो मेरा ख्याल है वो घर से बाहर जाने से डरती हैं। अगर आप उनके लिए घर में ही ट्यूशन का इंतज़ाम कर दें तो शायद वो दिलचस्पी लें। उसने तज्जियाती अंदाज़े बयान इख्तियार किया तो मुजफ्फर साहब जैसे मुत्तफिक से हो गए। फिर एकदम सर उठाकर उसे मुस्तफसराना निगाहों से देखा। तुम पढ़ाओगे उसे बेटा? बड़ी आस थी उनकी आंखों में। मैं? वो भौचक्का सा रह गया। हाँ तुम घर के फ़र्द हो, तुमसे शायद वो पढ़ ले। फिर तुम उसकी ज़हनी कैफियत से भी वाकिफ़ हो, उसकी परेशानी अंडरस्टैंड कर सकते हो, जबकि बाहर के किसी शख्स के साथ वो शायद खुल ना सके। यूँ भी तुम्हें तो मालूम है कि लोगों को हाल से ज़्यादा दूसरों की माजी से दिलचस्पी होती है। दुर्रे मखनून बहुत नर्वस हो जाती है पर्सनल सवालात करने वालों से, जभी तो महज किचन को ही जाए पनाह बना रखा है। मुजफ्फर साहब बहुत उम्मीद से कहने लगे, साथ ही वजाहत भी की थी। मगर मुझे नहीं लगता वो मुझसे पढ़ेंगी। नीम रजामंदी का तासुर देते हुए वो बहुत पुरुम्मीद नहीं था। मैं बात करूँगा उससे, कम से कम पढ़ाई ही मुकम्मल कर ले वो। शादी के लिए तो हमने अभी तक जितनी भी कोशिशें की वो नाकाम हो गई। चचा जान सख्त कबीदा खातिर थे। अकरमा सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। क्या कहता, कोई जवाब नहीं था उसके पास। ताहम हैरत ज़रूर हुई कि चचा जान उसकी शादी क्यों कराना चाह रहे हैं। ये तो पढ़ने की उम्र है उसकी। मुजफ्फर साहब भी किसी गहरी सोच में डूबकर खामोश हो गए थे। इस दौरान दुर्रे मखनून किचन से चाय का कप लिए हाजिर हुई। चाय? करीब आकर आहिस्तगी से कहा तो दोनों ही चौंके। शुक्रिया बेटा, खुश रहो। अकरमा को लगा मुजफ्फर साहब दुर्रे मखनून को देखकर और भी आजरदा हो गए हैं। उसने दिल पर जैसे कोई बोझ सा महसूस किया। बाबा के इंतकाल के बाद मुजफ्फर साहब ने उसे कभी बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। बहुत प्यार था उसे उनसे। उनकी फ़िक्र और परेशानी जैसे उसके लिए ज़ाती परेशानी थी। गुलाबी सादा से काटन के सूट में बड़े से दुपट्टे से सर छुपाए हुए दुर्रे मखनून मुजफ्फर साहब की शफकत पर मुतशक्कर सी नज़र डालकर जाने लगी कि उन्होंने रोक लिया। बेटा, तुमने अकरमा से पूछा चाय के लिए? जी नहीं तो। उधर सादगी की इंतहा थी। तो बेटा अब पूछ लो, उन्होंने शफीक लहजे में कहा तो दुर्रे मखनून की सवालिया नज़रें उस तक आकर ठहर गईं और कुछ लम्हे टिकी ही रहीं। मगर जब उसने ही कोई जवाब नहीं दिया तो वो सटपटा गई। अकरमा की जांचती हुई सादा निगाहें किसी तवक्को के बायस उसका हिसार किए हुए थी। बिलाखिर दुर्रे मखनून को ही ख्याल आया कि उसे ही सवाल करना चाहिए। आप चाय लेंगे? अकरमा ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। नहीं शुक्रिया, अभी मूड नहीं है। जवाब देकर वह कसरन टीवी की तरफ मतवज्जा हो गया। दुर्रे मखनून जवाब पाते ही वहाँ से चली गई थी। जो लड़की उसके सामने चंद सानिये रुक नहीं सकती वो उससे भला क्या पढ़ेगी, वो सोचने पर मजबूर हो गया था। बेटा तुम फिक्र मत करो, अभी तुमसे मानूस नहीं है। शुरू में मुझसे, साथ से, हत्ता कि सैफ तक से बहुत दूर दूर रहती थी वो। हम अगर पुकार लेते तो हाथों से चीज़ें छूट जाती थीं उसके। मगर डॉक्टर ने कहा कि हमें सब्र से काम लेना होगा। धीरे धीरे वो अपने खौफ पर काबू पा लेगी और यही हुआ। तुम्हें भी आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लेगा उसका जहन। चचा जान की जीरक नज़रों से उसकी तशवीश छुपी ना रह सकी थी। ऐसी कोई टेंशन नहीं चचा जान, मैं तो बस इसलिए फ़िक्रमंद हूँ कि कहीं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर भी सकूँगा या नहीं। जबरन मुस्कुराते हुए उसने उन्हें गोया यकीन दिलाया कि वह उनकी मदद ज़रूर करेगा।
مجھے تم پر پورا یقین ہے بیٹا کہ اپنی طرف سے تم کوئی فروگزاشت نہیں کرو گے۔ باقی رہ گیا نصیب تو اللہ اس کا نصیب بہت اچھا کرے۔ اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے انہوں نے دعائیہ انداز میں کہا تو وہ کمرے سے باہر آتی سائرہ بیگم متجسس سے ان کے پاس چلی آئیں۔ یہ کس کے لیے اس قدر خلوص سے دعائیں کی جا رہی ہیں؟ ہم بھی تو سنیں کچھ۔ مظفر صاحب کے عین سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھیں۔ بس ہم در مکنون کے بارے میں بات کر رہے تھے، مظفر صاحب نے دبے دبے جوش سے ذکر کرتے ہوئے کہا۔ اس نے دیکھا سائرہ بیگم کی مسکراہٹ یکدم تلخ تاثرات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میں نے اکرمہ سے کہا ہے کہ یہ در مکنون کو گھر پر ہی ٹیوشن پڑھا دیا کرے تاکہ وہ کم از کم گریجویشن ہی کر لے، اس طرح اور کچھ نہ صحیح اپنے پیروں پر کھڑی تو ہو سکے گی۔ جانے انہیں اپنی نصف بہتر کے تاثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے یا انہوں نے قصدن نظر انداز کیا تھا انہیں۔ سائرہ بیگم نے یکدم بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ارے بیٹا، انہیں تو عادت ہے جاگتے ہوئے خواب دیکھنے کی، مگر کیا تم نے بھی حامی بھر لی ہے؟ تم نے حالت دیکھی ہے اس کی؟ ذہنی طور پر تو وہ ٹھیک ہے، نہیں پڑھے گی کیسے؟ ناحق تمہارا وقت بھی ضائع کرے گی۔ عجیب کٹیلا سا انداز ہوتا تھا ان کا در مکنون کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ اکرمہ بمشکل اپنی بیزاری چھپا سکا۔ ایسی بات نہیں چچی جان، پڑھانا میرا شوق ہے اور میری کلاس میں بھی کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن میں اعتماد کی کمی ہے، مگر پڑھائی میں بہت اچھے ہیں وہ۔ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹھیک سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے مگر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اسٹڈیز میں۔ مدلل انداز تھا اس کا، ساتھ میں تجربے کا یقین بھی۔ ہاں، مگر ہر انسان اس حادثے سے نہیں گزرا جس سے یہ لڑکی گزری ہے۔ جو لڑکی ٹھیک سے بول نہیں پاتی، کسی سے نظر ملا کر بات نہیں کر سکتی، وہ بھلا کیا پڑھے گی؟ وہ اختلاف کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں بولیں تو مظفر صاحب کا ضبط جواب دے گیا۔ نہ پڑھے، کم از کم ایک کوشش تو کر سکتی ہے وہ۔ اور پھر تم اس قدر یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی؟ کیا گزرے سالوں میں تم نے ایک بار بھی اس کو پیار سے بٹھا کر وہ سمجھانے کی کوشش کی جو ایک ماں کا فرض ہوتا ہے؟ مظفر صاحب تلخ ہونے سے نہ بچا سکے تھے خود کو۔ نہ میں اس کی ماں ہوں، نہ وہ میری بیٹی ہے مظفر صاحب، مائنڈ اٹ۔ رہ گئی سمجھانے کی بات تو آپ اور زوہا کے ہوتے اسے دوسرے ناصح کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں بھی میں تو جو کہوں وہ غلط ہی ہوگا، تو ٹھیک ہے وہی کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے، مگر یاد رکھیں اس کا ذہن جس قدر کمزور ہو چکا ہے اس پر پڑھائی کا بوجھ ڈالنا ایک طرح سے زیادتی ہی ہوگی اس کے ساتھ۔ گھر کا کام تو وہ اپنی خوشی سے کرتی ہے مگر پڑھنے لکھنے سے اب اچاٹ ہو چکا ہے اس کا دل۔ تنے تنے چہرے اور دبے دبے غصے سے کہتی یکدم وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ جبر نہ کریں تو ہی بہتر ہے، جاتے جاتے وہ کہہ گئی تھی۔ مظفر صاحب ان کی بات پر یکدم افسردہ سے ہو گئے، کسی گہری سوچ کے باعث ان کے ماتھے کی شکنیں دگنی ہو گئی تھیں۔ پلیز چچا جان، آپ پریشان نہ ہوں، چچی جان کا کہنا بھی غلط نہیں مگر اس طرح در مکنون کو ان کے حال پر چھوڑا نہیں جا سکتا، ایک کوشش تو ہمیں کرنی ہی ہوگی۔ وہ حتمی لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی انہیں تسلی بھی تھی۔ صحیح کہتے ہو بیٹا۔ اس کی بات پر مظفر صاحب دھیمے سے مسکرا دیے۔ امید کا ننھا سا جگنو ہاتھ آیا تھا گویا۔ کل شام تک واپسی ہو جائے گی تمہاری؟ ناشتے کی ٹیبل پر آقا جان شہریار صاحب سے مخاطب تھے۔ نہیں آقا جان، اسلام آباد سے واپسی پر مجھے پنڈی ہوتے ہوئے آنا ہے، کلائنٹ سے میٹنگ طے ہے وہاں بھی، مجھے رات ہو جائے گی آتے آتے۔ شہریار صاحب کی نگاہ گھڑی پر تھی، انہیں اگلے 10 منٹ میں گھر سے نکلنا تھا ورنہ میٹنگ میں پہنچتے پہنچتے دیر ہو جاتی۔ جواباً جلال انصاری صاحب، جنہیں گھر و خاندان کے سبھی افراد آقا جان پکارتے تھے، کہہ کر کچھ سوچنے لگے تھے۔ آج اگر زاویار اپنے فیملی بزنس کو سنبھالنے میں اپنے والد شہریار کا ساتھ دے رہا ہوتا تو وہ سب کتنے خوش اور مطمئن ہوتے، مگر وہ تو ان سب سے ناراض ہو کر دور جا بیٹھا تھا۔ ڈونٹ وری آقا جان، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے شہریار صاحب نے والد کے چہرے پر گہری سوچ کا عکس دیکھ کر انہیں تسلی دی۔ اچھی بات ہے، وہ اپنے خیال سے باہر آتے ہوئے بولے تھے، پھر سوالیہ نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ تم نے زاویار کو کال کیا تھا کل؟ نہیں، زاویار کے ذکر پر شہریار صاحب کے ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا تھا۔ وہ نمبر دیکھ کر کال ریسیو ہی نہیں کرتا۔ آقا جان، پہلے بھی کئی بار آپ کے کہنے پر اس ناہنجار کو فون کیا میں نے، مگر اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ وہ بولے تو لہجے میں باپ کا لحاظ مگر بیٹے کے لیے سخت ناراضگی تھی۔ جانتا ہوں مگر بیٹا ہے وہ تمہارا، جذباتی اور غصیلا ہے، جوان ہے، خفا ہے ہم سے اس لیے ضد کر رہا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اس سے روٹھ کر بیٹھ جائیں۔ وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے آقا جان، گزرے سالوں میں اس نے ایک بار بھی پلٹ کر کسی کی خبر نہ لی۔ ایسے رشتہ توڑا ہے اس نے جیسے ہمیں جانتا ہی نہ ہو۔ شہریار صاحب سخت کبیدہ خاطر تھے۔ صحیح کہا تم نے، مگر ہمیں اس سے تعلق نہیں توڑنا شہریار، وہ ہمارے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہے، اسی سے تمہاری نسل آگے چلے گی۔ تم 3 بھائیوں میں سے ایک تمہاری ہی تو نرینہ اولاد ہے زاویار، ہم اسے نہیں کھو سکتے، جلال صاحب نے قدرے خفگی سے بیٹے کو سمجھایا تھا۔
شہریار انصاری جانتے تھے کہ زاویار کے معاملے میں جلال صاحب کی محبت اور سوچ بہت مرتکز ہے اور انہیں اپنے مرکز سے ہٹانا ان میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں، اس لیے لب بھینچ کر انہیں دیکھنے لگے۔ میمونہ نے فون کیا تھا کل مجھے، وہ بتا رہی تھی کہ شہرین کی ایک آدھ بار ملاقات ہوئی ہے زاویار سے اور اب کبھی کبھی فون پر بھی بات کر لیتے ہیں دونوں۔ جلال صاحب کے لہجے میں مسرت کا رنگ نمایاں تھا۔ شہریار صاحب بھی متاثر ہوئے، پھر بھی بولے، کیونکہ زاویار کی ناراضگی شہرین سے نہیں ہے، جبکہ آپ کا اور میرا معاملہ اس کے برعکس ہے آغا جان۔ وہ ہم دونوں سے خفا ہے۔ اس کی ہر جا بیجا ضد باندھنے کا نتیجہ ہے کہ وہ خود سر ہو گیا ہے، انکار سننے کا عادی ہی نہیں رہا ہے وہ۔ اس کی یہ ضد اور انا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ شہریار انصاری کو بیٹے کے آگے جھکنا گوارا نہیں تھا، مگر ساتھ ساتھ باپ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتے تھے وہ۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے کہنے پر اس کے کراچی جانے کے کئی ماہ بعد انہوں نے اس سے رابطہ کیا تھا، جس کے جواب میں وہ بہت درست طریقے سے پیش آیا تھا۔ اس کے اسی رویے نے شہریار صاحب کو اس سے اور بھی دور کر دیا تھا۔ وہ تمہارا ہی خون ہے برخوردار، ضد بھی تم سے ہی ورثے میں پائی ہے۔ آغا جان کے چہرے کی مسکراہٹ میں طنز کا عنصر غالب تھا۔ کل تمہارا دور تھا، آج اس کا دور ہے۔ دروازے تنگ ہوں تو سر جھکا کر گزرنا پڑتا ہے۔ وقت اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں۔ وہ بیٹا ہے ہمارا، آخر کب تک مزاحمت کرے گا؟ ایک نہ ایک دن اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آنا ہی ہوگا اسے۔ جلال انصاری کی آواز میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ شہریار صاحب ان سے اختلاف نہیں کر سکے۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب زوہا باجی، پلیز آپ انکل سے کہیے نا۔ دوسرے دن دوپہر میں زوہا گھر آئی تو سیدھی کچن میں در مکنون کے پاس چلی آئی۔ ایکسائٹمنٹ سی تھی۔ پاپا نے کہا تھا کہ وہ در مکنون سے بات کرے، لہٰذا اس نے آتے ہی سیدھے سباؤ سوال کر لیا تھا۔ در مکنون تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی، ایک ہی سانس میں بول گئی جو بولنا تھا۔ وجہ؟ در مکنون کے ہاتھ سے مٹر کی تھالی لیتے ہوئے زوہا نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر استفسار کیا۔ جواباً وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنکھوں میں اترتی نمی سے لڑنے لگی۔ میرا دل نہیں چاہتا بس، بے بسی اور بے چارگی سے کہتی در مکنون پر زوہا کو یکدم ترس آ گیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے والی کرسی پر لا بٹھایا۔ دل کی آخر کب تک سنو گی دری؟ دل تو تمہارا یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم شیرازی ولاز میں رہو۔ دل تو تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے والدین کے بغیر جیو۔ دل تو تمہارا یہ خواہش بھی نہیں رکھتا کہ میمی کے تلخ تش تانے اور طنز تمہیں سننے کو ملیں، مگر دل کے نہ چاہنے پر بھی یہ سب تم برداشت کر رہی ہو نا؟ ہمدردی اور دلگیری سے کہتی زوہا نے ایسی تلخ حقیقت بیان کی تھی کہ وہ تردید بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بے دردی سے لب کچلتے ہوئے چپ سی ہو گئی۔ تو پھر یہ طے ہوا دوری کہ محض جذبات کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ پہلے ہی تمہارے 3 سال ضائع ہو چکے ہیں، کیوں اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہی ہو؟ بہت ذہین ہو تم، بہت آگے جا سکتی ہو۔ دیکھو ہمارے بڑے سدا ہمارے ساتھ نہیں رہتے، ہمیں اپنے پیروں پر اس لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ جب ہمارے بڑے ہم سے بچھڑ جائیں تو ہم اس وقت تک جینے کا ڈھنگ سیکھ چکے ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام کر بہت پیار اور محبت سے زوہا اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زوہا کا انداز پرزور تھا۔ اکرما گھر کا فرد ہے، تمہیں بھی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ بلیو می، وہ بہت نائس اور نرم خوب بندہ ہے، بہت ذہین ہے وہ، تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس سے۔ وہ بہت لائق ہے، تمہیں پڑھانے کی ذمہ داری لی ہے اس نے تو دیکھنا تمہیں کچھ نہ کچھ بنا کر ہی چھوڑے گا۔ گھر سے باہر جانا بھی نہیں ہوگا تمہیں کہ تمہیں ٹینشن ہو، لہٰذا اب تم اکرما سے سبجیکٹس ڈسکس کر لو۔ BCom پارٹ 1 کے ایڈمیشن شروع ہونے والے ہیں، تم پرائیویٹ کر لو گریجویشن۔ زوہا نے تفصیل سے کہتے کہتے یکدم گویا حتمی انداز اختیار کیا تو در مکنون سٹپٹا کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مگر کچھ نہیں۔ در مکنون نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ دیکھو ساری زندگی تم کچن میں نہیں گزار سکتی، یہ ایک عارضی پناہ گاہ ہے۔ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ آخر ہم تمہیں کیوں فورس کر رہے ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اب میرا ذہن بھی میرے قابو میں نہیں، اور پڑھنے کے لیے اگر رجحان ہی نہ ہو تو بھلا کس طرح اسٹڈی ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے اوپر جیسے سارے اختیار کھو چکی تھی، لاچاری سے کہنے لگی۔ تو پھر تو ایک ہی حل ہے اس مسئلے کا۔ اس کی بات پر گہری سانس بھرتے ہوئے قدرے توقف سے زوہا نے کہا تو وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم شادی کر لو، یہی ایک آخری تیر بچا تھا اس کے پاس، بالآخر اسی کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ در مکنون کا تو شادی لفظ سن کر جیسے سارا خون ہی نچڑ گیا تھا یکلخت۔ پلیز زوہا باجی، ایسا تو کبھی سوچیے گا بھی نہیں۔ اس کی کرب میں ڈوبی آواز جیسے گہرے کنویں سے آئی تھی، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی جیسے کوئی انتہائی اذیت ناک منظر دیکھ رہی تھی۔ تو پھر تعلیم شروع کر دو۔ زوہا نے لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگائی۔ در مکنون نے گلہ آمیز نظریں اس پر جما دیں۔ دیکھو پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تمہاری فکر میں دن بدن اور بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو تمہاری شادی کرا دیں
या फिर अगर तुम उसके लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा होने के लिए तुम्हारी तालीम मुकम्मल कराएं। अब तुम ही बताओ, तुम्हें कौन सा ऑप्शन मंजूर है। वो मतज़ब्ज़ब सी उस पर नज़र जमाए खड़ी थी। उसकी आंखों में गिला भी था और उम्मीद भी कि शायद जोहा का वोट उसके हक में हो जाए। जोहा ने अपनायत से हल्की सी डांट के साथ समझाया और फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, बस अब ज़्यादा बोझ मत डालो अपने जहन पर। मैं पापा को बताने लगी हूँ कि तुम राज़ी हो। अगर मैं तुम्हारे लिए बीकॉम पार्ट 1 प्राइवेट का फॉर्म ले आएगा, तुम फिल कर लेना। ओके, चलो शाबाश, अब इस खुशी में अच्छी सी चाय बनाकर पिलाओ। उसे गहरी सोच से निकालने के लिए जोहा ने हल्का फुल्का अंदाज अपनाया और उसी वक्त मोबाइल से मुजफ्फर साहब का नंबर डायल करने लगी। दुर्र मखनून के अंदर खामोशी की चादर सी बिछ गई थी। चलो, जो हो रहा है उसे होने देते हैं। पहले भी जो हुआ उसमें मेरी मर्जी मेरी रज़ा शामिल ना थी, लिहाजा अगर अब भी मेरी ख्वाहिश के खिलाफ कुछ हो रहा है तो इसमें कौन सा हर्ज है। कम अज़ कम इससे मेरे मोहसिन तो खुश होंगे। आखिर उन्हें भी तो खुशी देनी है मुझे, जिन्होंने मेरी खातिर ये दुख मोल लिया है। चाय की केतली बर्नर पर रखते हुए वो खुद को समझा रही थी और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी थी। जोहा उसकी खामोशी से रजामंदी का इंतहा पा गई थी जब ये खुश खुश बाहर निकल गई। खैरियत, जोहा को क्या हुआ है, बड़ी खुश लग रही थी। सायरा बेगम ड्राइवर को हदायत देकर अंदर आई तो ऊपर जाती जोहा के चेहरे पर नज़र पड़ी। सामने खड़ी रिदा के चेहरे पर भी मुसर्रत का तासुर था। इनफैक्ट जोहा ने दुर्र मखनून को आगे पढ़ने के लिए कन्विंस कर लिया है, इसलिए बहुत खुश है वो। हल्की सी मुस्कुराहट समेत उसने माँ के सवाल का जवाब दिया तो हस्बे साबिक उनकी भवें तन सी गईं। पता नहीं बाप बेटी को भी क्यों इस कदर खुशफहमी है कि वो लड़की पढ़ ही लेगी। ठीक है, कभी पोजीशन होल्डर रही है वो, मगर उस वक्त जो उसकी ज़हनी हालत है वो भला किसी से छुपी है। अरे उसका दिल मुर्दा हो चुका है। जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए वो जीते जी मर जाता है। भला मुर्दों में भी जान डाली जा सकती है। इंतहाई बेहिसी से वो बड़बड़ाने किसी अंदाज में कह रही थी। रिदा खामोशी से सेब खाने में मशगूल रही कि मीमी से इख्तलाफ करने की उसे आदत थी ना, वो ऐसा करना पसंद करती थी। अब ये लोग ज़बरदस्ती उसे पढ़ाने चले हैं। उस लड़की को जिसे आए दिन फिट्स पड़ते हैं, जिसे ऐसाबी दवाएं दी जा रही हों, बिला वजह का खर्चा कर रहे हैं उस पर तुम्हारे बाबा और ये उनकी लाडली। वो जोहा से भी सख्त कबीदा थी। जब ही रिदा बहन की तरफदारी करने आगे बढ़ी, कोशिश करने में क्या हर्ज है मिमी, हो सकता है कि वाकई दुर्र मखनून की लाइफ सेटल हो जाए। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। सारा दिन फारिग बैठी रहेगी तो कभी भी यादों से छुटकारा नहीं पा सकेगी। यूँ भी आप इस बात को पॉजिटिवली देखें मिमी, वो पढ़ लेगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो एक तरह से पापा की जिम्मेदारी कम ही होगी ना। माँ की किसी हद तक नब्ज़ शनास थी वो, मगर इस वक्त उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो समझने से कासिर थी। रह गया खर्चे का मसला, तो पापा ने दुर्र मखनून का लाहौर वाला घर रेंट पर दिया तो है, वहाँ से कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। दरवाजे से अंदर आते अकरमा के कदम माँ बेटी की बातें सुनकर ठिठक से गए थे। साथ ही उनकी गुफ्तगू से यह भी पता चला कि दुर्र मखनून ने आगे पढ़ने का फ़ैसला कर लिया है, जबकि वो दोनों उसकी आमद से बेखबर बातों में मगन थी। ताहम चची जान को दुर्र मखनून से खुदा वास्ते का बैर है, इसके बारे में जानकर सख्त मुतासफ हुआ था वो। आज खिलाफ तवक्को सब घर पर थे। शॉपिंग का प्रोग्राम शाम को बनाया गया था ताकि जोहा को भी साथ लिया जा सके। हाँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, कुछ बचता भी होगा उसमें से? इसकी दवाएं और ज़रूरियात की दीगर चीज़ें बाजार से ही आती हैं। ख़ास तौर पर डॉक्टरों की फ़ीसें अच्छी खासी भारी हैं। तुम्हारे पापा भी बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं उसे। बेटी की बात पर वो खासा बुरा मानकर बोली थी। रीता ने कान दबाकर वहाँ से जाने में ही आफियत जानी। वो दूसरों के लिए अपनी माँ को नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अकरमा इस दौरान खामोशी से ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ गया था।